बच्चों एक लास्ट पॉइंट कि ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल जो H2O2 होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि उसमें कोई पॉल्यूशन वाली गैसेस नहीं क्रिएट हो रही हैं। दूसरी चीज़, ये रॉकेट में यूज़ होता है, यूज्ड इन रॉकेट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन है ना। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है, कार्बोनेट बना सकता है, किसी भी तरीके का सॉल्ट बना सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन को हम क्या बोल सकते हैं, अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। तो जो मेटल है कोरोजन के दौरान वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके क्या बना सकता है, वो मेटल ऑक्साइड बना सकता है, वो मेटल कार्बोनेट बना सकता है, वो कोई भी सॉल्ट बना सकता है। अब मेटल का ये है ऑक्सीडेशन। तो अब आप सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका कोरोजन फास्ट होगा, और जो कम रिएक्टिव मेटल है उसका कोरोजन स्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव metal corrode fast and less reactive metal corrode slowly, है ना। ये थर्मोडाइनमिकली हम बात कर रहे हैं, मतलब कि उनका फीजिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं कि किसका फीजिबल ज़्यादा होगा और किसका फीजिबल कम है। जैसे आयरन है और जिंक है, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि जो जिंक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसका मतलब जिंक का कोरोजन फास्ट होगा एज कंपेयर टू आयरन। जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। क्लियर। तो अच्छा, कोरोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वही कोरोड करेंगे, लेस रिएक्टिव भी कोरोड तो करते हैं। जैसे सिल्वर है, वो टार्निश हो जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कलर का सिल्वर हो जाता है। आप देखते हो कि सिल्वर के जो बर्तन होते हैं काफ़ी दिनों तक रखे हो तो कैसे हो जाते हैं, ब्लैकिश, है ना। तो वो भी क्या है, बेसिकली कोरोजन ही है। अब जैसे कॉपर का कोई बर्तन देख लो तो उसमें हरे कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी एक तरह का कोरोजन है। तो कुछ कोरोजन्स ऐसे होते हैं जिससे कि पूरी की पूरा मेटल पूरा खत्म हो जाता है, और कुछ कोरोजन्स ऐसे होते हैं जो कि जस्ट आउटर कवर में होगा कोरोजन, लेकिन अंदर तक वो कोरोजन नहीं पहुंचेगा। तो वो डिपेंड करते हैं उनकी ऑक्साइड लेयर पे। जैसे कि मान लो सिल्वर ऑक्साइड बन गया, अब सिल्वर ऑक्साइड लेयर जो है वो अगर नॉन पोरस है तो जो बाहर से ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन आयरन का ऑक्साइड बन गया, है ना, लेकिन अगर वो पोरस है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ सकती है। तो जैसे आयरन है, आयरन पूरा का पूरा कोरोड हो जाएगा, है ना। बस आप टाइम दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड करता है, टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आयरन जो आपका सिल्वर विल्वर है वो पूरी तरह से कोरोड नहीं होता है। तो कोरोजन मतलब कई सारी चीज़ों पे फैक्ट डिपेंड करता है। और वैसे तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, जिसको ये कोरोजन एज ए सब्जेक्ट ट्रीट होता है पूरा का पूरा, उसमें लिटरेचर्स हैं, पूरा कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड है।
लेकिन हम यहाँ पे गैल्वेनिक ई सेल के बेसिस में जस्ट स्टडी करेंगे और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बस एनसीईआरटी लेवल का पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। तो जितना काम का है सिर्फ उतनी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो कोरोजन के कुछ और एग्जांपल्स में क्या है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये भी है एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और जो सबसे पॉपुलर है वो तो आपको पता ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन। है ना। और ग्रीन कलर ऑन कॉपर आफ्टर सम टाइम, ये भी किस वजह से आता है, कोरोजन की वजह से ही आता है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो होता ये है कि ये है आपका मेटल का सरफेस, आयरन है, यहाँ पे आयरन के एलिमेंट्स होंगे, एटम हो गया। आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, है ना। वो जो लेना है, जो ओवरऑल प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनिटी का हम क्राइटेरिया क्या रखते हैं, ई सेल। तो अगर इस रिएक्शन से, इस रिडॉक्स रिएक्शन से होने वाला जो ई सेल जो सेल बनने वाला है उसका सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो कोरोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो होता क्या है कि ऐसे ही और भी एलिमेंट्स होंगे आयरन के, वो भी ऑक्सीडाइज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे Fe+2 बन गया। अब यहाँ पे होता है O2। अब ये O2 को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स में। O2 ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है और यहाँ पे H+ भी होता है। क्यों H+ होता है, क्योंकि मॉइस्चर है, मॉइस्चर में H+ कहाँ से आया होगा, आपको पता होगा एसिडिक रेन आपने सुना है ना, एसिड रेन। और आपने ये भी सुना है कि जो मॉइस्चर जो एयर है उसमें CO2 भी है और CO2 का नेचर एसिडिक होता है। तो CO2 पानी से मिलकर H2CO3 बनाता है और H2CO3 H+ लिबरेट कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है O2 को और O2 H+ के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे 2 चीज़ हो गई, आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, O2 को मिले और O2 रिड्यूस हो गया। अब इससे बनने वाला जो ई सेल है अगर वो पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो हम देखते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो एनोड है, एनोड की जो भूमिका निभा रहा है वो कौन है, आयरन। तो आयरन क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। किसमें ऑक्सीडाइज होगा, Fe+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.44 वोल्ट। और कैथोड में क्या होगा, अभी अभी आपने देखा था कैथोड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन, H+, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, O2 प्लस हाफ O2 कर देते हैं जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाए, 2H+ प्लस
2 इलेक्ट्रॉन गिव वाटर। और इसका जो ई नॉट होता है रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है 1.23 वोल्ट। तब अगर ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Fe प्लस 2 प्लस वाटर। जो इसका ई नॉट सेल होगा वो कितना होगा 1.67 वोल्ट। अब ये देखिए इसका ई नॉट सेल तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अब एक और चीज कि यहाँ पे जो Fe+2 है वो O2 से रिएक्ट कर जाता है। O2 क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और सॉल्यूशन में H+ तो है ही है, तो ऑक्सीडाइज करके क्या हो जाता है Fe2O फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। थोड़ा सही लिखते हैं, इसको वापस लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो Fe+2 है जो कि फेरस है वो O2 से मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक में। तो ये क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस भी तो होगा और पानी है, ये मिला के बना देता है रस्ट। तो बना जाता है Fe2O3.XS2। आपसे पूछा जाता है रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बोलना है Fe2O3.XS2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज रस्ट। और रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो रिएक्शन बैलेंस की जा सकती है। यहाँ पे H+ दे के बैलेंस हो जाएगी और इसको लिख दीजिए रस्ट। और ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का। और ये बात बड़ी खतरनाक होती है कि ये जो रस्ट है वो पोरस नेचर की होती है। चांदी भी ऑक्सीडाइज होता है, Ag2O बनाता है, लेकिन जो चांदी में जो वो होता है उसकी ऑक्साइड लेयर होती है वो नॉन पोरस होती है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे Fe+2 बना है इस केस में, तो Fe+2 पहले कन्वर्ट होगा Fe+3 में, और Fe+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में, Fe2O3.XS2। और ये जो रस्ट है वो पोरस है। पोरस होने का घाटा ये है कि जो बाहर एयर होगी वो वापस इसको पेनिट्रेट करके अंदर आ सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इस पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो चुका है तो फर्दर ऑक्सीडेशन इस पोर्शन का नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये क्या हो गई, पोरस। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, नॉन पोरस हो जाए, तो फिर क्या होगा, ऊपर की लेयर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेकिन नीचे की लेयर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं, लिख सकते हैं ड्यू टू पोरस कोटिंग ऑफ रस्ट, है ना। तो रस्टिंग इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसकी कोटिंग कैसी है। अगर कोटिंग पोरस है तो रस्टिंग फास्ट होगी, और अगर कोटिंग नॉन पोरस है तो रस्टिंग स्लो होगी या फिर नहीं होगी, स्टार्टिंग में क्लियर होगी। तो ड्यू टू पोरस कोटिंग रस्ट, कोटिंग ऑफ रस्ट, फर्दर अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर अकर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि
ये जो रस्टिंग है मेटल की जनरली अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से एक हो गया पीएच। अगर पीएच एसिडिक वाला है तो जो कोरोजन होगा वो फास्ट होगा। क्यों होगा आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए जो H+ है वो एसिडिक है ना, ज़्यादा H+ है तो ज़्यादा H+ होगा तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया तो जो ओवरऑल E0 सेल होगा वो भी बढ़ जाएगा। रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि corrosion also depend on pH. Generally in low pH corrosion is fast, है ना। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, तो उनकी रस्टिंग बड़ी आसानी से नहीं होती, है ना। स्टार्टिंग में ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी लेकिन अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप एल्युमिनियम के वेसल देखते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाहर ऑक्साइड्स की लेयर बन गई बस, और जो उसकी लेयर है वो नॉन पोरस है, तो फर्दर अटैक ऑफ एयर नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ऑक्साइड कोटिंग is non-porous, and it protect metal from further attack. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो रस्टिंग है और भी कई सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा दें, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो फिर जो कोरोजन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आयंस हैं वो चार्ज को बड़ी आसानी से फ्लो करा सकते हैं, तो वो सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप सलाइन वाटर लो और उसमें कोई मेटल रखो तो जल्दी कोरोड होगा। ठीक है। तो जैसे समुद्री एरिया के आसपास अगर आप कोई भी आयरन की चीज़ या फिर किसी भी चीज़ में अगर देखो तो रस्टिंग वहाँ ज़्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सलाइन वाटर है। तो हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, रस्टिंग become fast in presence of electrolyte, जैसे कि rusting is very fast in saline water, है ना। सलाइन वाटर में रस्टिंग काफ़ी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो NaCl है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब बात आ रही है कि इनको हम प्रिवेंट कैसे करें। मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करें। एक सिंपल सा तरीका जानते हो जो कि घर में यूज़ किया जाता है, ऑयलिंग कर दो, है ना। जो आयरन की रॉड्स हॉट्स होते हैं उनमें आप ऑयल यूज़ करते हो। ऑयल लगा देने से क्या होता है कि मेटल और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ही टूट जाता है। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो कोरोड नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए हम बिसफिनॉल भी यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या यूज़ करते हैं, पेंट and a coating of bisphenol helps the metal
टू अवॉइड कोरोजन, है ना। जिससे क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बिस्फेनॉल यार एनसीईआरटी में दे रखा है, अभी क्या है इसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो आपको याद रखना है कि बिस्फेनॉल और पेंट। और भी आप कोटिंग कर देते हो। आप क्या करो कि आयरन का रॉड है मान लीजिए, उसमें आप क्या किसकी कोटिंग कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो, और नीचे आयरन है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब आप जिंक को रखोगे तो आयरन कोरोड होगा या जिंक कोरोड होगा, तो डेफिनेटली जिंक कोरोड होगा। और जो जिंक का कोरोजन होता है उसके थ्रू जो ऑक्साइड लेयर बनती है वो क्या होती है, स्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जिंक ऑक्साइड को डिजोल्व कराना चाहते हो तो OH- रख दो। तो मतलब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड का जो कोरोजन होता है वो OH- में फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिंक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जिंक का कोरोजन फास्ट हो सकता है बेसिक मीडियम में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का आइडिया आपको लगेगा नेक्स्ट टॉपिक में जो आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन, हमें सिर्फ इसको इतना याद रखना है कि आयरन के ऊपर अगर हमने जिंक का कोटिंग कर दी तो हमारा जो आयरन होगा बच जाएगा। और इस तरह के कोटिंग को हम बोलते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपना आयरन बच जाएगा। और तीसरा होता है कैथोडिक। ये जो तीनों है ना, कोटिंग मेथड ही चल रहे हैं अभी। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप जो आयरन की रॉड है उसके ऊपर आप मान लीजिए टिन की कोटिंग कर दें, टिन। तो एक्चुअल में जो टिन है वो खुद ही कोरोड नहीं होता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई इसके लिए एक ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये तभी तक काम करता है मेथड जब तक इसमें कोई क्रैक्स ना हो। अगर कहीं क्रैक आ गया तो फिर ये बहुत भयानक तरीके से आयरन बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि ये टिन और आयरन आपस में ही क्या बना लेंगे, सेल बना लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये होल हो गया, तो ये जैसे ही यहाँ पे गया तो आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो आयरन और Fe+2 बन गया, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटर कन्वर्जन से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन तो है, लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक जो टिन है, टिन की जो कोटिंग की है उसमें कोई होल नहीं है, ठीक है। अब जो आगे है, एक होता है, अगला एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए आपका आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को इसकी स्ट्रिप यहाँ लगा देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ दीजिए, मान लीजिए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस तरह के मेटल्स यहाँ पे ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, मोर रिएक्टिव metals are connected। अब बताओ यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज होगा या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा या जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो डेफिनेटली अगर इन दोनों में आयरन और मैग्नीशियम को कनेक्ट किया या आयरन जिंक को कनेक्ट किया तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एनोड की तरह।
तो फिर ये जो आपने इसको कनेक्ट कर रखा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो आपको पता है आयरन तो आयरन तो रिड्यूस नहीं होगा, डेफिनेटली कौन रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव वाटर, ये रिड्यूस हो सकता है। या फिर अगर कोई आयरन ऑक्सीडाइज हो गया हो तो वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो गया, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर। और एनोडिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम या फिर जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और सैक्रिफिशियल मतलब आपने आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम या जिंक की बलि दे दी भाई। तो इस तरीके से आप कोरोजन को बचा सकते हो। तो अब आपके पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।